हाय फ्रेंड्स, मैं सचिन आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीडी स्टडी भैया जी में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाशिकी, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है, आदि बातें हम जानेंगे। तथा घटनाएं जैसे अपवर्तन, परावर्तन हम अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे कि हम अपने मिरर में अपना चेहरा देखते हैं। एक एग्जाम्पल ये होगा, अगर हम किसी पेंसिल को किसी कांच के गिलास में डाल देते हैं तो वो देखते हैं कि टूटी हुई दिखाई देती है, थोड़ी सी टेढ़ी जिसे हम कहते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल को हम इस घटना में रेनबो का बनना, जब बरसात होती है तो इंद्रधनुष बन जाता है, उसका बनना आदि घटनाओं का अध्ययन हम प्रकाशिकी के अंदर करते हैं। यह किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, इन सभी बातों को हम प्रकाशिकी के अंदर जानेंगे। अब हम जानेंगे कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश, जिसे कि इंग्लिश में हम लाइट कहते हैं, प्रकाश वह विकिरण या ऊर्जा होती है जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं। किसी वस्तु को हम किस प्रकार से देखते हैं? अगर कोई वस्तु है, उससे चलने वाली प्रकाश किरण हमारी आँख की रेटिना पर हिट करती हैं और वो तब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। इसीलिए हमने लिखा कि वह विकिरण या ऊर्जा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। यही हमारी प्रकाश की परिभाषा है। आगे जाके हम प्रकाश के गुण देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश की प्रकृति कितने प्रकार की होती है। प्रकाश दो प्रकृति की पाया जाता है। पहली प्रकृति कण प्रकृति और दूसरी प्रकृति तरंग प्रकृति। कण प्रकृति के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में चलता है। ये कण फोटान होते हैं जो कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। दूसरी प्रकृति के अनुसार ये तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको शायद आप जानते भी होंगे। जैसे कि रेडियो किरण तरंग होती है, जो कि रेडियो हम सुनते हैं, वो तरंग। एक्सरे आपने कभी ना कभी करवाया होगा या किसी का देखा होगा, उसमें जो किरणें यूज होती हैं वो तरंग होती हैं, वो भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। उसी प्रकार प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस तरंग प्रकृति का अध्ययन हम अगली क्लासों में करेंगे, मतलब कि आगे चलकर इंटर या फर्स्ट ईयर में करेंगे। तथा कण प्रकृति का अध्ययन हम अभी करेंगे, जिसके अनुसार हम प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश का पहला गुण, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। आपने देखा होगा जब एक बंद कमरा होता है जिसमें चारों तरफ से अंधेरा हो, जब उसमें कोई एक खिड़की छोड़ते हैं तो खिड़की से आने वाली रोशनी, जैसे कोई खिड़की सामने है, आने वाली रोशनी एक अपने शेप बना देती है। इससे हमें पता चलता है प्रकाश सीधा आ रहा था। तभी चौकोर खिड़की जो होती है वो चौकोर आके बनती है। अगर वो चौकोर ना बनती, इस तरफ चली जाती, थोड़ा सा हट जाती, तो उसका कुछ कर्व दूसरा हो जाता। इससे हमें पता चलता है प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। हमारा दूसरा गुण है, प्रकाश जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि प्रकाश के चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात हम कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो सूर्य से आता है, और हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात है, जहाँ पर कुछ नहीं। निर्वात का मतलब खाली, कुछ भी वहाँ पे नहीं है। ग्रह हैं, लेकिन प्रकाश जो जिस रास्ते से आता है उस रास्ते पे ग्रह नहीं पड़ते हैं। तो प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम पर निर्भर करती है। अगर हम माध्यम बदल देते हैं तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये एक वैल्यू है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको समझने के लिए हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। मतलब कि जब हम एक बार अगर पलक झपकते हैं
उस समय में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, यानी कि प्रकाश बहुत ही तेज रफ्तार से चलता है। अब हम प्रकाश के कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि कोई हमारे पास ये पृथककारी पृष्ठ है, इसे कहते हैं पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ, जब इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसके यहाँ पर आपतित होने की 3 कंडीशन हो सकती हैं। आपतित होने के बाद वो कहाँ पर जाती है, इसके लिए हमारे पास 3 परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, जो परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वह इसी माध्यम में, जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में टकराकर वापसी चली जाए। नंबर 2, दूसरी, इस माध्यम में थोड़ा सा आ जाए और विचलित हो जाए, ये एक घटना हो सकती है। तथा तीसरी घटना ये हो सकती है कि यह प्रकाश किरण इसी तल पर आए और इसी में अवशोषित हो जाए। जितनी प्रकाश किरण इसमें आ रही है वो इसमें अवशोषित होती जा रही है। जो घटना ये होती है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से आई और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन। तथा अगर किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इन सारी घटनाओं का अध्ययन हम डिटेल में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर किरण इसी में अवशोषित हो जाती है तो इसे अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण। परावर्तन की घटना तो आप देखते होंगे, जब हम सुबह तैयार होते हैं तो शीशे में देखते हैं अपनी तस्वीर, वो एक परावर्तन का एग्जाम्पल होता है। अपवर्तन का एग्जाम्पल, अगर किसी ग्लास में, कांच का ग्लास हो, अगर उसमें हम पेंसिल डाल दें तो पेंसिल हमें थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है, ये हमें अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। और अवशोषण, आप जानते हैं कि जो पत्तियां होती हैं अपना भोजन प्रकाश के द्वारा ही बनाती हैं, उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो एक अवशोषण का काम करता है। अवशोषक, वो सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इस घटना को प्रकाश का अवशोषण कहा जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रकाश का परावर्तन समझेंगे और इसकी डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि यह कोई हाईली पॉलिश्ड, यानी कि कोई चिकनी सतह है, चिकनी सतह, जैसे कि दर्पण होता है, इस तरफ से इसमें पॉलिश कर दी गई हो। जब कोई प्रकाश किरण इसी माध्यम में आती है, ये माध्यम 1 हो गया तथा ये दूसरा माध्यम 2 हो गया। ये जो एक पृथककारी सतह है, इसे पृथककारी सतह कहते हैं। पृथककारी सतह, जिसे पृथककारी सतह कहते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण इस पृथककारी सतह पर आपतित होती है, यानी कि आती है और इससे टकराती है और इसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश के टकराने तथा टकराकर वापस जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसकी हम परिभाषा लिख रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल भाषा में हम जानते हैं कि प्रकाश कोई किसी चिकनी सतह पर टकराकर जब वापसी आता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर हम किसी से कह दें कि हमारी दीवार है जो कि चिकनी नहीं है, अगर प्रकाश इससे टकराकर वापसी आ रहा है तो क्या ये परावर्तन नहीं होगा? ये भी परावर्तन होगा। ये रेगुलर परावर्तन होगा। जब किसी चिकनी सतह से परावर्तन होता है उसे रेगुलर परावर्तन कहा जाता है, यानी कि इसका अभिलंब सीधा इस पर बनेगा, लेकिन जो इस पर अभिलंब खींचा जाएगा वो इस बिंदु के अनुसार बनेगा। वो कैसा भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इस पर भी नॉर्मल। अभिलंब जो खींचा जाता है उस बिंदु पर खींचा जाता है जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है। इसीलिए हम प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा देते हैं। प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर जब दूसरे माध्यम की सतह से टकरा कर वापस आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह भी डेफिनेशन सही होगी अगर हम देखें, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर, यह भी डेफिनेशन सही होगी
कि प्रकाश जब चिकनी सतह से टकराकर वापसी आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये एक उसका कठोर स्टेटमेंट होगा, मतलब कि दृढ़ स्टेटमेंट होगा, और ये इसका वीक स्टेटमेंट होगा। ये केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिनोट करेगा और ये डेफिनेशन जो है पूरे रिफ्लेक्शन को परिभाषित करती है। इसलिए हम प्रकाश के परावर्तन की इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखा है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होती है? हमने आपको बताया है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा मतलब कि इस सीधी रेखा में चल रहा है। अगर इसी को हम थोड़ा सा काट लें, इसी में एक एरो बना दें तो ये किरण बन जाती है। इसी किरण को हम प्रकाश जो जिस पथ पर प्रकाश चलता है उस पथ की जो रेखा होती है उसको एरो लगाकर जो डिनोट करते हैं तो इसे हम प्रकाश की एक किरण कहते हैं। अगर यही किरण काफ़ी सारी हो जाए, इनका समूह आ जाए, झुंड आ जाए तो उसे हम किरण पुंज कहा जाता है, उसे पुंज कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम यह होता है कि आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। तथा इसको अभिलंब कहते हैं, जो बीच में खींचा जाता है अभिलंब, या उस बिंदु पर खींचा जाता है जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है। इस बिंदु पर जो नॉर्मल खींचा जाता है अभिलंब, यानी कि इस बिंदु से जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। इसको हम अभिलंब कहते हैं। ये जो सतह है इसे हम परावर्तक कहते हैं, परावर्तक। तथा जो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। इसे हम आई से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल आई होता है। तथा जो कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। परावर्तन का पहला नियम यही होता है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण 30 डिग्री पर अभिलंब से आपतित होती है तो वो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए अभिलंब से वापसी भी जाएगी। जैसे कि कोई प्रकाश किरण है, ये हमारा अभिलंब है, इससे 35 डिग्री का कोण बना रही है, तो वो प्रकाश किरण 35 डिग्री का कोण बनाते हुए वापसी भी जाएगी। वो कोण सदैव अभिलंब से बनाया जाएगा, ना कि इस पृथककारी सतह से, जिसको हम परावर्तक कहते हैं। इससे ना बनाकर वो सदैव परावर्तन कोण को सदैव हम अभिलंब से ही नापेंगे, ना कि और जो आपतन कोण होगा इस तरह से नापेंगे अभिलंब से। दोनों कोण अभिलंब से ही नापेंगे। यहाँ पर अभिलंब का सिर्फ एक ही काम है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण की माप को बताना। बस अभिलंब इसीलिए खींचा जाता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण की माप बता सके। हाँ, हम बता रहे थे कि परावर्तन के क्या नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा दूसरा नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कैसे? जैसे कि कोई प्रकाश, मान लिया ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, कार्तीय तल, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इस प्लेन पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, एक्स वाई प्लेन पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। वो प्रकाश किरण सदैव परावर्तित होकर एक्स वाई प्लेन पर ही जाएगी, ना कि वो बोर्ड से अंदर जाएगी अंदर की ओर, ना बोर्ड की बाहर की ओर आएगी। सदैव इस बोर्ड पर ही रहेगी, क्योंकि हमने बोर्ड को एक्स वाई प्लेन माना है इसलिए। और जो अभिलंब खींचा जाएगा वो भी हमारा एक्स वाई प्लेन पे ही होगा। जब तीनों किरणें एक ही प्लेन में है इसलिए हम आपतन कोण, परावर्तन के दो नियम देते हैं। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही तल पे होते हैं। परावर्तन के नियम को इस प्रकार लिखेंगे, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम बना देते हैं। यह कोई हमारा परावर्तक हो गया तथा ये कोई किरण इस O बिंदु पर आपतित होती है। अब हम इस बिंदु पर एक अभिलंब यानी कि इससे 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक लंब डालेंगे जिसे हम अभिलंब कहते हैं। यदि हमारा आपतन कोण I है तो जो परावर्तन कोण, ये परावर्तित किरण, ये जो परावर्तन कोण होगा R सदैव कोण I बराबर कोण R होगा तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ये हो गए हमारे परावर्तन के नियम। अब हम परावर्तन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये जो दो नियम हैं ये हर जगह पर वैलिड होंगे, चाहे हम चिकनी सतह के लिए लगा रहे हो, चाहे हम अपनी दीवार पर लगा रहे हो, या हम किसी गेंद को फेंक रहे हो, वहाँ पर भी ये दोनों नियम अप्लाई होते हैं। या हम कैरम बोर्ड खेल रहे हो, उसमें जब हम स्ट्राइकर मारते हैं वहाँ पर ये दोनों नियम लागू होते हैं। जब स्ट्राइकर को मारते हैं तो वो उसी प्लेन पर रहता है ना, इससे हमारा ये नियम सेटिस्फाई होता है। और सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो कैरम में मास्टर होते हैं उन्हें इनका अच्छा नॉलेज होता है, वो इसी को कैलकुलेट करके अच्छे से कैरम खेल लेते हैं। परावर्तन के नियम समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि कोई प्रकाश किरण इस अभिलंब से 27 डिग्री पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण R कितना होगा। हमने आपको बताया कि अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण I यानी कि आपतन कोण होता है, जिसका मान 27 डिग्री दिया गया है। परावर्तन के दूसरे नियम मतलब कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, I = R। तो हमारा परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, I के बराबर। I का मान कितना दिया है, 27 डिग्री, तो हमारा परावर्तन कोण 27 डिग्री होगा। मतलब कि कोई परावर्तित किरण होगी इस अभिलंब से 27 डिग्री का कोण बनाती हुई निकल जाएगी। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में बताया गया है कि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है जो कि परावर्तक तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, और तब हमें परावर्तन कोण R का मान ज्ञात करना है। इसके लिए देखो, इसमें आपतन कोण हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये अभिलंब है। अभिलंब मतलब कि ये जो पूरा कोण है 90 डिग्री है, और हमें ये पृथककारी तल से आपतित जो बीच का कोण है 60 डिग्री गिवन है। तो हम ये बचा हुआ कोण निकाल लेते हैं। पूरा कोण 90 डिग्री दिया है और जो ये बचा हुआ कोण है 60 डिग्री है, तो हमारा आपतन कोण I कितना आ जाएगा। 90 में अगर हम 60 को घटा देते हैं तो बचता है 30। हमारा आपतन कोण 30 आ गया। परावर्तन के नियम से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए परावर्तन कोण R का मान भी 30 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल हमारा ये कहता है कि कोई प्रकाश किरण है जो कि इस आनत तल के समांतर आपतित होती है, और इस जो आनत तल है इसका एंगल बीच का दिया है 60 डिग्री, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री, और ये दोनों किरण समांतर होती हैं। अब हमें यहाँ पर परावर्तन कोण बताना है, यहाँ पर परावर्तन कोण बताना है तथा यहाँ पर भी परावर्तन कोण बताना है। इसके लिए हम देखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब दो किरणें समांतर होती हैं और उनको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले कोण सदैव बराबर होते हैं। अगर यह कोण 30 डिग्री दिया है तो यह कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अभिलंब को खींच देते हैं, ये 90 डिग्री बनाता हुआ हमारा अभिलंब हो गया। अब हम आपतन कोण का मान ज्ञात करने के लिए ये पूरा कोण कितना होता है 90 डिग्री, और ये कोण कितना है 30 डिग्री।
अगर हम 90 में 30 को घटाते हैं तो बचता है 60। ये हमारा आपतन कोण का मान 60 डिग्री आ गया। तो हमारा परावर्तन कोण कितना होगा? जब आपतन कोण का मान 7 है तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो हमारा R का मान भी 60 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर भी हमें बताना है कि हमारा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण होगा कितना। अगर ये एंगल 60 था, पूरा एंगल 90 था, तो बचा हुआ एंगल 30 अंदर का हो जाएगा 30। हम त्रिभुज के नियम से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों का योग कितना हुआ? 60 डिग्री। बचा कितना? अगर हम 180 में 60 को निकालते हैं तो होता है 120। तो हमारा ये अंदर वाला कोण होगा ये 120 होगा। अब ये कोण 120 डिग्री हमें पता चल गया। अब हम इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। इस बिंदु पर अभिलंब बना देते हैं हम इस बिंदु पर। देखो ये पूरा कोण 120 था, अभिलंब बना दिया तो ये कोण 90 हो गया। अगर हम 120 में 90 घटा देते हैं तो हमारा बचता है 30। तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा? 30। इसके लिए I2 आपतन कोण हो जाएगा 30। तो इसके लिए परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? परावर्तन कोण भी 30 हो गया। ये न्यूमेरिकल भी हमसे लग गया। अब हम तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये अब दो ही ये परावर्तन हमें बताने थे। यहाँ पर भी परावर्तन होगा, लेकिन हम इसके लिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अब 2 परावर्तन हमने बता दिया। आप तीसरा ट्राई कर सकते हैं। इसी में ये चित्र थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, आपसे हो जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण आप 0 डिग्री पर आपतित होती है, मतलब कि आपतन कोण 0 डिग्री दिया है, तो हमें परावर्तन कोण बताना है। आपतन कोण की माप कहाँ से की जाती है? अभिलंब से। तो इस बिंदु पर हम अभिलंब बनाएंगे। ये मान लिया हमारा अभिलंब हो गया, 0 डिग्री का कोण बना रहा है इससे। ये 0 डिग्री का कोण बना रहा है। आपतन कोण की परावर्तन के नियम से I = R होता है, तो हमारा परावर्तन कोण कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। अगर कोई प्रकाश किरण 0 डिग्री पर आपतित होती है अभिलंब से, लेकिन उसका आपतन कोण 0 डिग्री होना चाहिए, हम आपको बताएंगे। मतलब अगर दूसरी भाषा में देखें, अगर कोई प्रकाश किरण परावर्तक तल पर 90 डिग्री पर आपतित होती है, इस बार हमने क्या कहा? परावर्तक तल पर 90 डिग्री पर आपतित हो रही है, लेकिन आपतन कोण का मान इसका कितना है? 0 डिग्री। तो वह उसी पथ पर वापसी चली जाती है। या दूसरी भाषा में, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर 90 डिग्री पर आपतित होती है, मतलब कि अभिलंबवत आपतित होती है, तो वह उसी पथ पर वापसी हो जाती है। या अगर कोई प्रकाश किरण जिसका आपतन कोण 0 डिग्री है, तो वह परावर्तित होगी, लेकिन उसी पथ पर वापसी हो जाएगी और उसका परावर्तन कोण भी 0 डिग्री हो जाएगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में। हमने पढ़ा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह विकिरण है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरे नंबर पर हमने प्रकाश के गुण पढ़े। प्रकाश का पहला गुण पढ़ा कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरा गुण पढ़ा कि प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तथा तीसरा गुण हमने ये पढ़ा कि प्रकाश की चाल जो होती है वो सदैव माध्यम पर निर्भर करती है। अगर हम माध्यम को बदल देते हैं तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। तीसरा गुण हमने पढ़ा कि प्रकाश की चाल जो है माध्यम पर निर्भर करती है। अगर माध्यम बदल देते हैं तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। ये हमारे गुण हो गए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े। परावर्तन के हमने 2 नियम पढ़े। पहला नियम, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, तथा दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये इस वीडियो में पढ़ा और ये कुछ न्यूमेरिकल देखे।
इसके बाद हम 3 न्यूमेरिकल आपको घर के लिए दे रहे हैं जिन्हें आपको कमेंट करना है। सामने स्क्रीन पर आपको 3 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है जो कि पृथककारी सतह यानी कि परावर्तक से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसके लिए हमें परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तथा दूसरा न्यूमेरिकल है कि कोई गेंद है जो कि परावर्तक तल पर अभिलंबवत आपतित होती है, मतलब कि यहाँ से ड्रॉप की जाती है, तो इसके लिए परावर्तन कोण कितना होगा। तीसरा न्यूमेरिकल ये है कि किसी भी परावर्तित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान हमें दिया है 36 डिग्री, तो उसके लिए हमें आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। यही 3 न्यूमेरिकल हैं, इनको लगाओ और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।